मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सौर मंडल, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सौर परिवार सौर मंडल, जिसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तारे स्टार्स। बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा तारा क्या है, तारे का जीवन चक्र क्या है। स्टार्स, तारा जो है वो सौर मंडल का ऐसा पिंड है जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है। ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं था, लेकिन तारे सौर मंडल के ऐसे पिंड हैं जिनके पास खुद का प्रकाश है और स्वयं के प्रकाश से ये चमकते हैं और ऊष्मा भी इनके पास खुद की होती है। और सबसे ज़्यादा इनमें जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। लगभग 70% तक हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और इसी कारण जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है वैसे वैसे ये हमें ताप देते हैं, क्योंकि ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है जिससे ताप की उत्पत्ति होती है और तारे जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही तारों के प्रकाश और ताप का कारण है। सूर्य भी एक तारा है जो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान है। तो सूर्य भी एक तारा ही है जो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान है और इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में ही बदल रही है। तो तारा कोई भी हो उसके अंदर रिएक्शन यही होगी कि हाइड्रोजन गैस का परिवर्तन जो है वो हीलियम में होगा। तारा कोई भी हो सब में हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में ही होता है। इसके अलावा इनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और नियोन भी पाई जाती है। और तारों की विशेषता है कि ये बहुत कम तारे जो होते हैं वो एकल अवस्था में होते हैं। ज़्यादातर तारे समूह में पाए जाते हैं। एकल अवस्था में अकेला तारा, आप कभी आसमान की ओर देखना, आपको अकेला तारा, बहुत कम तारे अकेले दिखेंगे। केवल 25% तारे ही ऐसे हैं, 25% से भी कम ही माने आप, जो एकल अवस्था में। बाकी के 75% तारे जो हैं वो समूह के रूप में, चाहे वो 2 का समूह हो, चाहे वो 3 का समूह हो, चाहे वो 5 का समूह हो। ऐसे ही उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे मिथुन जो है वो 6 तारों का समूह है। सप्तऋषि मंडल हमने पढ़ा है, 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि मंडल सबने सुना होगा, सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। अल्फा सेंचुरी 3 तारों का समूह है। तीन तारों का समूह, अल्फा सेंचुरी 3 तारों का समूह है। तो तारे जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तारों में अभिक्रिया कौन सी होती है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलती है, जो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया के कारण ही तारों को ताप और प्रकाश प्राप्त होता है। और एकल अवस्था में बहुत कम तारे पाए जाते हैं। ज़्यादातर तारे समूह के रूप में ही मिलते हैं। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। मिथुन कैस्टर बोलते हैं, कैस्टर, मिथुन को कैस्टर के नाम से जाना जाता है। 6 तारों का समूह है। अल्फा सेंचुरी 3 तारों का समूह है। अब तारे का जीवन चक्र, जो मेन टॉपिक है इसका, लाइफ ऑफ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारे का जीवन चक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी वे से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि क्या है तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। हमने पढ़ा अभी कि तारे में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन धीरे धीरे बदल रही है किसमें? हीलियम में। इसका मतलब जब तक तारे में हाइड्रोजन है तब तक तारे का जीवन है, क्योंकि तारे में जब हाइड्रोजन हीलियम में बदली तभी उसमें प्रकाश की उत्पत्ति हुई। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलती जाएगी तब तब प्रकाश मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, तारा प्रकाश देना बंद कर देगा, तो उस समय तारे की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? तो तारे का जो जीवन चक्र है वो इसी हाइड्रोजन के कारण है।
तो जब तारे में हाइड्रोजन की कमी आ जाती है तो तारा जो है वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है और लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है। कब? जब हाइड्रोजन की कमी आ गई तारे में तो क्या होगा, तारा फूलेगा और किस रंग का दिखाई देगा? लाल रंग का, लाल रंग का। तब इसे लाल दानव के नाम से जाना जाता है। जब तारा लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है तब इसे लाल दानव के नाम से जाना जाता है। ये तारे के समाप्ति की पहली पहचान है। जब तारा लाल रंग का हो गया है तो इसका मतलब अब वो समाप्त होने वाला है। तो अब तारे में अगर आपसे पूछ लेते हैं तारे का जीवन समाप्त होने का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का समाप्त होना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। ये माना जाता है कि सूर्य में भी हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी सूर्य में तो उस समय सूर्य भी जो है वो उसका जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। अब बात करें हम तारे के जीवन चक्र की, तो तारे जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो यदि तारे का द्रव्यमान, दो कंडीशन है इसके जीवन चक्र की, तारे का द्रव्यमान कम है या बराबर है सूर्य के द्रव्यमान से। पहली स्थिति ये है, जीवन चक्र की जो स्थितियां आ रही हैं, एक स्थिति है कि तारे का द्रव्यमान कम है या बराबर है सूर्य के द्रव्यमान से, तब क्या होगा। और एक स्थिति है जब तारे का द्रव्यमान ज़्यादा है सूर्य के द्रव्यमान से, तब क्या होगा। तो तारे का जीवन चक्र जो है वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है कि उसका परिवर्तन आगे किस में होना है। तो यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है तब क्या होगा, किस में परिवर्तित होगा वो। और यदि तारे का द्रव्यमान ज़्यादा है सूर्य के द्रव्यमान से तब क्या होगा। तो जब तारे का द्रव्यमान कम होगा या बराबर होगा तो उसमें जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो वो फूलेगा और लाल रंग का बन जाएगा। तब इसे लाल दानव के नाम से जानते हैं, लाल दानव। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे लाल दानव जो है वो विस्फोट कर जाएगा और एक चमक उत्पन्न करेगा। तो श्वेत वामन तारा बोलते हैं इसको। सफ़ेद रंग का एकदम वो चमक उत्पन्न करता है, एकदम शाइनिंग देता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है और वहाँ कोई भी प्रकाश नहीं रहता। जब प्रकाश नहीं रहता तो वो हमें जगह काली दिखाई देती है। तो काला वामन तारा, यानी वो जगह जो थी जहाँ स्टार पहले चमक रहा था वो लाल हुई, लाल के बाद उसका समापन होने वाला है तो एकदम वो चमकता है, श्वेत कलर का दिखाई देता है और अंततः समाप्त हो जाता है। यानी वहाँ प्रकाश नहीं बचता तो वो सारा एरिया जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। काला वामन तारा इसको कहा जाता है लास्ट में। अब दूसरी स्थिति, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो लाल दानव वो भी बनेगा, लेकिन वो बड़ा लाल दानव होगा, वहाँ बड़ा लाल दानव। अब ये भी समाप्ति के समय एक चमक उत्पन्न करेगा उसी श्वेत रंग की, लेकिन ये श्वेत रंग की चमक बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो मृत्यु होती है वो विस्फोटक मृत्यु होती है। वहाँ विस्फोट नहीं होगा, वो चमक उत्पन्न करेगा और ब्लैक कलर हो जाएगा। लेकिन बड़ा लाल दानव जब एकदम चमक उत्पन्न करता है तो वो विस्फोटित हो जाता है, क्योंकि ये गर्म बहुत है, सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। बड़ा लाल दानव बना, अब एकदम ये विस्फोट करता है, विस्फोटक मृत्यु होती है इसकी। इसे अभिनव तारा, अभिनव तारा सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अभिनव तारा सुपरनोवा, विस्फोटक मृत्यु होती है और ये विस्फोटक मृत्यु इतना भयंकर यहाँ विस्फोट होता है कि तारे के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो सारे टूट जाते हैं
और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बुरी तरह बिखर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बिखर जाते हैं, इसके जो कण हैं, विस्फोटक मृत्यु होती है, बड़ा लाल दानव है, एकदम विस्फोट होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है लिखने का तरीका -1e0, अगर साइंस में लिखा जाए -1e0, और प्रोटॉन जो है वो लिखते हैं हम 1h1, प्रोटॉन को 1h1 से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को -1e0 से, प्रोटॉन को 1h1 से लिखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ये पैर में आवेश लिखा हुआ है -1, और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है +1। ऊपर द्रव्यमान है, नीचे आवेश है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, पढ़े हमने पहले भी, प्रोटॉन धनावेशित कण है, इसलिए इसके नीचे +1 लिखा हुआ है। 1h1 वो 1h1 प्लस का है। क्लियर। फिर देख लें, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है, बड़ा लाल दाना बनेगा, एकदम विस्फोट करेगा, वो श्वेत चमक उत्पन्न करेगा विस्फोट के साथ। अब उसे अभिनव तारा बोलते हैं, सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, अभिनव तारे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे बिखर जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, तो जैसे जैसे यहाँ ताप कम होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ऋणावेशित और धनावेशित एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, तो ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखो -1 + 1 0, -1 और +1 0 हो गया, 0 + 1 1, तो 0n1 ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। 0 कोई भी आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर, द्रव्यमान इसका प्रोटॉन के बराबर है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 है। तो 0 और 1 ये सिंबल है न्यूट्रॉन का, 0 और 1, -1 और 0 सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, 1 सिंबल है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का जो बेस है 0 और जो मास है वो 1 है, तो 0n1, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब जुड़ते हैं तो वो न्यूट्रॉन बन जाते हैं, यानी धीरे धीरे ये अभिनव तारा न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाता है। और न्यूट्रॉन तारा जो होता है इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और ये गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने आसपास आने वाले प्रकाश को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसे कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी प्रकाश इसमें आएगा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें ही समा जाएगा, तो इसके आसपास भी प्रकाश नहीं बचता, तो वहाँ एक कृष्ण छिद्र, काले रंग का छिद्र बन जाता है, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी प्रकाश भी यहाँ नहीं बच पाता। पदार्थ तो दूर रह गया, प्रकाश भी अगर इसके आसपास आ गया तो ये प्रकाश को भी सारा खींच जाता है, और बिल्कुल ब्लैक होल कृष्ण छिद्र, कृष्ण यानी काला और छिद्र यानी होल, ब्लैक होल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ब्लैक होल निर्माण की शर्त है क्या, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा, तब वो ब्लैक होल में परिवर्तित होगा, तो बड़ा लाल दानव बढ़ेगा, बड़ा लाल दानव एकदम चमकेगा, चमक के साथ ये विस्फोट करेगा, अभिनव तारा इसको बोलते हैं। विस्फोट करते ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ ताप कम होता जाता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। ऐसे तारे को हम न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, और न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इवन दैट प्रकाश भी इससे नहीं बच पाता, और ये प्रकाश को भी अपने में समाहित कर लेता है, अर्थात इसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये था तारे का जीवन चक्र। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं हमारे प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के साथ। धन्यवाद।